पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का ग्रामर यानी कि व्याकरण, और वो है भाषा। हमें पता है कि मनुष्य समाज में रहता है, वहाँ पर उनको किसी के भी साथ बात करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अपने विचार, अपने भावनाओं को, अनुभवों को वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे कि मुझे अगर आपसे कुछ बात करनी है तो हम दोनों के बीच में बातचीत के लिए, संवाद के लिए कोई शब्द रचना, वाक्य चाहिए। तो वो शब्द रचना, वाक्य जिसे मैं जो बोल रही हूँ उसे आप समझ सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा। जी हाँ, हम आज पढ़ने वाले हैं भाषा कि भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि यह भाषा शब्द ही कहाँ से आया है। तो भाषा शब्द संस्कृत का शब्द है भाष। संस्कृत शब्द भाष के ऊपर से भाषा शब्द बना गया है। भाष एक धातु है, बोलना या कहना या अपनी वाणी को प्रकट करना यानी कि भाषा। भाष शब्द संस्कृत का एक धातु है जिसका मतलब होता है बोलना, कहना या फिर अपनी वाणी या अपने विचार को दूसरों के समक्ष व्यक्त करना, उसे हम भाषा कहते हैं। किसी को भी आपस में बात करने के लिए, जनरली बात करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा। तो वो भाषा हम दोनों की अगर आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए, तो ही हम एक दूसरे की बातचीत, एक दूसरे के विचार हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने वाणी, विचार, अपने अंदर रही बात दूसरों को आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करना यानी कि लेना और देना, यानी कि मैं आपको अभी भाषा जो है, हमारी हिंदी भाषा जो है, मैं आपको दे रही हूँ और आप उसको ले रहे हैं। उसका मतलब होता है आदान या प्रदान करना। समझ में आ गया? उसके बाद है भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक है मौखिक और दूसरी है लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या और लिखित। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ उसे हम क्या कह सकते हैं? मौखिक भाषा। यानी कि बोलचाल की भाषा को हम मौखिक भाषा वो कहते हैं। मैं बोल रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं, यानी कि बोलना और सुनना ये दोनों भाग मौखिक भाषा के हैं। उसके बाद मौखिक भाषा में हम देखा जाए तो अपने विचारों, भावों को स्पष्ट करते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने भाव, अपने विचार, अपने वाणी को मैं दूसरों के समक्ष सिर्फ बोलकर ही आपके समक्ष बोलती हूँ, उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। यानी कि हम देखते हैं कि फिल्म, नाटक या फिर कोई संवाद, उसमें हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बोलकर हम अपना संवाद उनके सामने रखते हैं। तो वो होती है हमारी मौखिक भाषा। उसके बाद है लिखित भाषा। सिंपल है, वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि लिखित यानी लिखना, लिखित यानी लिखना, यानी कि विचारों, भावों और अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। विचारों, भावों और अनुभवों का आदान प्रदान हम लिख कर सकते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हमने मौखिक भाषा में बात की कि बोलना और सुनना, बोलना और सुनना, उसे हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा के दो भाग हैं। वैसे ही लिखित भाषा के भी दो भाग हैं, एक है लिखना
यानी कि पुस्तक में किसी ने पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक को देखकर हम पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने की क्रिया किस भाषा का रूप हुआ? लिखित भाषा का रूप हुआ। आगे हम बढ़ते हैं कि भाषा बोलते ज़रूर है, लेकिन हर एक भाषा की लिपि अलग होती है। लिपि यानी लिखना। हम किस भाषा में लिखते हैं? हम हिंदी में नहीं लिखते हैं, हम अंग्रेजी में नहीं लिखती है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, जापानी, मराठी, ये सारी भाषाएं ज़रूर है, लेकिन उसकी लिपि यानी हम किस में लिखते हैं वो अलग होती है। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है भाषा, और ये जो लिखा है वो है उनकी लिपि, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये चारों भाषा है, लेकिन वो भाषा की लिपि कौन सी है, यानी कि हम उसको कौन से राइटिंग में लिखते हैं? वो है देवनागरी। उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये जो मैंने लिखा है उसको देख के आप बोल सकते हो कि ये तो हिंदी में लिखा है। सपोज ये जो मैंने लिखा है हम बोल देंगे ये तो इंग्लिश भाषा है। जी नहीं, उसकी लिपि कौन सी है? ये जो मैंने लिखा है वो भाषा हिंदी है, लेकिन उसको मैंने लिखा है देवनागरी लिपि में। ये राइटिंग को देख के आप समझ जाओगे कि ये भाषा हिंदी है। ये देख के आप समझ जाओगे कि यह भाषा इंग्लिश है, लेकिन उसकी लिपि, ये जो मैंने राइटिंग में लिखा है, लिपि क्या है? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, ये चारों भाषाओं की लिपि है देवनागरी। उसी तरह पंजाबी एक भाषा है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या हुई? गुरुमुखी। उर्दू और फारसी, ये दोनों भाषाएं हैं, वो दोनों भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। उसके बाद देखें तो अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों भाषा है, लेकिन उसकी लिपि कौन सी है? रोमन। आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है 7th, ये 7th भले ही मैंने लिखा है इंग्लिश में, लेकिन ये 7th इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमें अंग्रेजी में 7th लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी। ये अंग्रेजी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को उसकी लिपि में लिखा जाए तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। हम बोलते हैं ना रोमन लेटर्स में लिखिए, रोमन लेटर्स, मतलब इस तरह से जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं रोमन। वैसे ही अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों भाषाओं की लिपि है रोमन। इसके बाद है जापानी एक भाषा है और वो भाषा की लिपि है जापानी। उसके बाद है अरबी भाषा की लिपि है अरबी। इस तरह से हर एक भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है। भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है। तो लिपि यानी कि ये जो हमने लिखा है वो हिंदी भाषा की लिपि है, जिसको हम इस तरह से पहचानते हैं। जैसे कि भाषा के दो रूप हैं, जाना मौखिक और लिखित। उसी तरह मौखिक भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए हमें कुछ लिपियों की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हमारी भाषा शुद्धि होगी तो ये सामने वाले को मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरे जो विचार है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सपोज़ हमें अगर उर्दू भाषा आ ही नहीं रही है, अगर हमें अंग्रेजी भाषा आ ही नहीं रही है, तो सामने वाले के सामने उसके विचार को व्यक्त करना वह निरर्थक हो जाएगा। वो सार्थक कब होगा? जब हमें वो भाषा आ रही होगी। यानी कि हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में भाषा का उतना ही महत्व है। छोटा बच्चा होता है, वो हम जानते हैं कि वो मनुष्य के पेट से ही भाषा सीख के आता है। लेकिन अगर और कोई बच्चा है, अगर वो मराठी है और उसके सामने अगर हम
गुजराती में बात करेंगे तो वो बच्चा समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको वो भाषा के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए भाषा का महत्व भी उतना ही हमारे जीवन में है जितना कि हमारी सांस लेने में होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने भाव, अपने वाणी को दूसरों के समक्ष आदान प्रदान कर सके, व्यक्त कर सके। धन्यवाद।